Now we will discuss about some important concepts in instrumentation. इंस्ट्रूमेंटेशन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है स्विच का, कि व्हाट इज़ अ स्विच. तो स्विच का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है कि सर्किट को मेक या ब्रेक करना. यानी सर्किट और फ्यूज़ जो हैं वो प्रोटेक्शन होती हैं सर्किट के अंदर. अगर कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, तो इनफाइनाइट करंट थ्योरेटिकली फिर फ्लो करता है. तो ऐसे सर्किट को फिर इंटरप्ट करना ज़रूरी हो जाता है, उसको बंद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो करंट फ्लो करता रहेगा तो आइस के रार लॉसेस की वजह से हीट बहुत पैदा होगी और आग लग सकती है, और आपका जो इक्विपमेंट है वो भी डैमेज हो जाएगा, आपका सोर्स भी डैमेज हो जाएगा, लोड भी डैमेज हो जाएगा. तो जब हम स्विच की बात करेंगे तो स्विच का मकसद क्या है? सर्किट को मेक या ब्रेक करना. अच्छा, फिर इसमें हम देखते हैं कि सिंगल थ्रू स्विच और डबल थ्रू स्विच ये कॉमनली आप देखते हैं कि जो अप्लाइंसेस होते हैं उसमें यूज़ होते हैं. तो इसमें जो चार कैटेगरीज होती हैं, जैसे सिंगल पोल सिंगल थ्रू, सिंगल पोल डबल थ्रू, डबल पोल सिंगल थ्रू और डबल पोल डबल थ्रू, ये चार कैटेगरीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. ठीक है, जैसे ये आपके फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे है, ये है सिंगल पोल सिंगल थ्रू. और सेकंड कैटेगरी है सिंगल पोल डबल थ्रू, यानी एक कॉमन है और आगे दो थ्रू हैं इसकी, एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है और दूसरा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है. अच्छा, ये देखें जी, सिंगल पोल सिंगल थ्रू, एस पी एस टी, एस पी डी टी, डी पी एस टी और डी पी डी टी. अच्छा जी, अब इसमें देखें कि नॉर्मली ओपन क्या होता है कि जो उसकी डीएक्टिवेटेड स्टेट में उस सर्किट की जो कंडीशन होती, उस कंपोनेंट की जो कंडीशन होगी उसको हम कहेंगे नॉर्मली ओपन. ठीक है, और नॉर्मली ओपन को जब आप एक्चुएट कर देंगे तो वो क्लोज हो जाएगा उसका कॉन्टैक्ट. ठीक है, जैसे ये देखें नॉर्मली ओपन है, जब आपने इसको एक्चुएट किया हाथ से तो ये क्लोज हो गया, ऑन हो गया, इसकी जो कॉन्टैक्ट की कंडीशन थी वो स्विच कर गई, मतलब चेंज हो गई. अच्छा, इसी तरीके से अगर नॉर्मली क्लोज था तो जब आपने उसको प्रेस किया तो वो ओपन हो गया. अच्छा जी, फिर इसमें स्विचेस की तरफ हम चलते हैं. ठीक है, एक ऑन ऑफ स्विच, जैसे ये सिंपल ऑन ऑफ स्विच होता है, ये आपके घरों में भी जो लगा होता है लाइट है पंखे वाला, तो ये सिंपल ऑन ऑफ स्विच है, आप इसको कह सकते हैं सिंगल पोल सिंगल थ्रो. और एक होता है पुश स्विच, जिसके अंदर स्प्रिंग होता है, जो कि जिसको आपको प्रेस करके रखेंगे तो इसकी स्टेट चेंज होगी, अदरवाइज़ ये अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि स्विच की कॉन्टैक्ट की रेटिंग्स. ठीक है, स्विच कॉन्टैक्ट्स आर रेटेड विद द मैक्सिमम वोल्टेज एंड करंट, एंड देयर मे बी डिफरेंट रेटिंग्स फॉर एसी एंड डीसी. एसी के लिए नॉर्मली ज़्यादा होती है जो रेटिंग होती है. द एसी वैल्यूज आर हायर बिकॉज द करंट फॉल्स टू जीरो many times each second and an arc is less likely to form across the switch contacts. For low voltage electronics projects, the voltage rating will not matter, but you may need to check the current rating. ठीक है, तो करंट और वोल्टेज रेटिंग आपने देख लेनी है कि आपके सर्किट में जो आप स्विच यूज़ कर रहे हैं उसमें से इतना करंट पास कर सकता हो जो सर्किट का करंट है, और उसके जो क्रॉस वोल्टेज होगा वो भी सर्किट के जो वोल्टेज हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें उसकी सिलेक्शन प्रॉपर हुई हो. अच्छा जी, फिर इसमें आप देखते हैं हम सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच. ठीक है, सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच आपको नज़र आ रहा है. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक होता है पुश टू ब्रेक, एस पी एस टी मोमेंट्री स्विच, जैसे ये पुश टू ब्रेक इसको हम कहेंगे. और एस पी डी टी स्विच आ जाएगा कॉमन, उसके बाद एक नॉर्मली क्लोज एंड देन नॉर्मली ओपन. ठीक है, दैट इज़ एस पी डी टी. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं टॉगल स्विच, एस पी डी टी. टॉगल स्विच में बी यूज सिंपल ऑन ऑफ स्विच बाय कनेक्टिंग टू कॉम एंड वन ऑफ द ए और बी टर्मिनल शोन इन द डायग्राम. ठीक है, तो ये आपके सामने जो है वो डिफरेंट एस पी डी टी स्विचेज़ हैं. टॉगल है, स्लाइड है और रॉकर एस पी डी टी स्विचेज़ हैं. अच्छा, फिर इसके बाद ये देखें, ये है डी पी एस टी, यानी डबल पोल दो कॉमन और सिंगल थ्रू. ठीक है, तो ये डी पी एस टी स्विच है आपका, डुअल ऑन ऑफ डी पी एस टी इसको बोलेंगे. इसी तरीके से डुअल ऑन, ये देखें, ये है डी पी डी टी, दो कॉमन और आगे डबल थ्रो. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ना, कॉमन. ये जब आप प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो इसकी आपको ज़रूरत कई बार फील होती है, यानी आपको दो कॉमन्स अगर चाहिए हों तो आपको एक डी पी डी टी जो है वो रिले आप यूज़ करेंगे उसमें. और अगर आपको एक ही कॉमन चाहिए तो फिर आप एस पी डी टी रिले से भी काम अपना चला सकते हैं. अच्छा, फिर उसके बाद जो डी पी डी टी है वो मोटर की जो होती है रिवर्स डायरेक्शन करने के लिए भी उसकी एक एप्लीकेशन होती है. डी पी डी टी स्विच कैन बी वाइड अप एज अ रिवर्सिंग स्विच फॉर अ मोटर एज शोन इन दी डायग्राम, यानी आप उसकी पोलैरिटी को चेंज कर देंगे
तो उसके कनेक्शन इस तरह से करेंगे कि अगर आप उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए इस स्विचिंग एक्शन से। अच्छा, फिर आपका आता है DPDT, सेंटर ऑफ स्विच, ठीक है। तो दिस इज स्पेशल वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड DPDT स्विच। इट हैज़ अ थर्ड स्विचिंग पोजीशन इन दिस सेंटर विच इज़ ऑफ, यानी सेंटर वाले एक ऑफ पोजीशन है। दिस कैन बी यूजफुल फॉर मोटर कंट्रोल बिकॉज यू हैव फॉरवर्ड, ऑफ एंड रिवर्स पोजीशन, यानी फॉरवर्ड पोजीशन, ऑफ पोजीशन और रिवर्स पोजीशन आपके पास इसके साथ आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आपका पुश पुश स्विच होता है कि इसको पुश करेंगे तो ये इसकी स्टेट जो है वो चेंज होती है और लैच इसमें होता है। दिस लुक्स लाइक मोमेंट्री एक्शन पुश स्विच बट इट इज़ अ स्टैंडर्ड SPST ऑन ऑफ स्विच, पुश वंस टू स्विच ऑन, पुश अगेन टू स्विच ऑफ। दिस इज़ कॉल्ड अ लैचिंग एक्शन। अच्छा जी, उसके बाद हैं माइक्रो स्विचेस होते हैं SPDT, ठीक है। माइक्रो स्विचेस ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हमारे जो प्लांट था उसके अंदर ये वेल्व्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। वेल्व की जो एक्सट्रीम पोजीशन थी जिसमें ऑन या ऑफ वेल्व को शो करवाना होता है तो उसमें ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा घरों में फ्रिजेस वगैरह के अंदर भी आपने ये देखा है कि ये डोर स्विच के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद टिल्ट स्विच होते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें मटेरियल होगा जिसमें टिल्ट जब आएगा तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। टिल्ट स्विचेस कंटेन अ कंडक्टिव लिक्विड एंड व्हेन टिल्टेड दिस ब्रिचेस द contacts inside closing the switch. They can be used as a sensor to detect the position of an object. Some tilt switches contain mercury. मरकरी पॉइजनस होती है, ठीक है। तो इसको करना, इसको आपने सही तरीके से इसको डिस्कार्ड करना होता है प्रॉपरली अगर ये ख़राब हो जाए तो। अच्छा जी, रीड स्विचेस क्या होता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे टरबाइन के अंदर वेल्व्स के अंदर यूज़ होते थे एज अ लिमिट स्विच ही स्विच यूज़ होता है। रीड स्विच में ये होता है कि मैग्नेटिक एक्शन होता है, यानी इसकी जो स्विच की पोजीशन चेंज होगी वो मैग्नेटिक इफेक्ट से चेंज होगी। यानी जो रेगुलर माइक्रो स्विच था या लिमिट स्विच था उसमें मैकेनिकल एक्शन से होती है ना, मैकेनिकली उसको प्रेस करना पड़ता है। रीड स्विच में मैग्नेटिक एक्शन से जो है वो आपका कॉन्टैक्ट चेंज होगा। The contacts of a reed switch are closed by bringing a small magnet near the switch. They are used in security circuits. तो रीड एक्शन या रीड स्विचेस बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक एक्शन से ऑपरेट होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक होता है डुअल इन लाइन स्विच। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हमारे पास जो HVAC सिस्टम था हायर का, जिसमें बड़ा सिस्टम पूरी बिल्डिंग का जिसमें सारा कनेक्टेड सिस्टम है, उसमें ये यूज़ होते हैं कि जिसमें आप एक कंपोनेंट के ऊपर डिफरेंट, अगर उसको आपने नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, यानी हंड्रेड्स ऑफ ACs अगर आपके कनेक्टेड हैं तो उसमें हर AC का एक नंबर है उस नेटवर्क के अंदर, तो वो नंबर आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं एक जो बाइनरी का प्रॉपर करके इसमें कॉम्बिनेशन ऑन ऑफ करके ना। तो a dual inline switch is set of miniature SPST, single pole single throw on off switches. The example shown here has 8 switches, यानी 8 switches इसमें होंगे ना। The package is the same size as standard dual inline integrated circuit. DIL switches are used to set up circuits, for example setting the code of a remote control. They are also known as DIP, dual inline parallel switches. अच्छा जी, फिर आते हैं मल्टी पोल switches, जिसमें multiple throw switch also known as 6 pole changeover switch, it can be said to have momentary और latching action। इसमें मोमेंट्री एक्शन भी हो सकता है, इसमें लैचिंग एक्शन भी हो सकता है। मोमेंट्री मींस कि वो वापस आ जाएगा स्प्रिंग की वजह से, और लैचिंग का मल्टीवे स्विच में आप देखें कि मल्टीवे स्विच जैसे ये देखें आपके पास ये 4 वे स्विच है, ठीक है। इसमें सिंगल पोल 4 वे स्विच, एक पोल है आपके पास और ये 4 वेज हैं आपके पास, 1 2 3 4। आप मुख्तलिफ सर्किट से कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी न्यूट्रल को कॉमन कर दें और यहाँ पे लाइन दे दें आप, फ्रॉम सिंगल पोल 12 वे टू 4 पोल 3 वे, ठीक है। 4 पोल 3 वे तक किया जा सकता है, तो ये आपका मल्टी वे स्विच कराएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बहुत कॉमनली मिलेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स के अंदर। अच्छा जी, रिलेज जो हैं, रिलेज में क्या होता है कि जी एक कॉयल होती है और ये SPDT स्विच आपके पास होंगे, यानी एक नॉर्मली कॉमन और नॉर्मली क्लोज होगा, ठीक है। ये दोनों कनेक्टेड होंगे नॉर्मल कंडीशन के अंदर, यानी डीएक्टिवेटेड स्टेट में, और जब आप इस कॉयल को एक्टिवेट करेंगे, इसको सप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएंगे कॉन्टैक्ट। तो रिले इज़ एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच। Current flowing through the coil of the relay creates a magnetic field which attracts a lever and changes the switch। यानी इसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल कंडीशन होगी, ये स्प्रिंग की फोर्स की वजह से होगी। जैसे ही आप क्या करोगे, कॉइल की सप्लाई दोगे, मैग्नेटिक एक्शन पैदा होगा, उसके अंदर प्लंजर मूव करेगा, उसकी मूवमेंट होगी कॉन्टैक्ट्स की, जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि स्प्रिंग की फोर्स के अगेंस्ट जो ओपन वाला कॉन्टैक्ट था वो क्लोज हो जाएगा और क्लोज वाला ओपन हो जाएगा।
Relays allow one circuit to switch a second circuit which can be completely separate from the first. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एक सर्किट को दूसरे सर्किट से इसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक आपके पास 5 वोल्ट डीसी का सर्किट है और एक आपके पास 220 वोल्ट एसी का सर्किट है। तो आप क्या करोगे, 5 वोल्ट डीसी के साथ आप कॉइल चला लो और उसके नतीजे में आप 220 के सर्किट को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है रिले का, और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ होती है, घरों में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इंडस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं रिलेज। मतलब इनके बगैर कंट्रोल सिस्टम प्रैक्टिकली नहीं बन सकता, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिलेज को चेंज करने के लिए ही जो पीएलसीज़ हैं वो ईजाद की गई थी कि रिलेज अगर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो वायरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर उसको रिप्लेस करने के लिए हम पीएलसी लगा लेते हैं कि उसकी जगह पीएलसी आप यूज़ कर लें। अच्छा जी, उसमें फिर हम देखते हैं कि ये देखें रिले के कॉन्टैक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि जिसमें नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन है, ठीक है। तो इसमें जैसे ही आप उसको सप्लाई देंगे, यहाँ पे ये नॉर्मली क्लोज है। जब आप इसको सप्लाई देंगे, इसको 6 वोल्ट डीसी की सप्लाई देंगे, इसकी 125 ओम रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा कि जो ऊपर वाला नॉर्मली ओपन था ये फिर क्लोज हो जाएगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो रिले कॉयल प्रोड्यूस ब्रीफ हाई वोल्टेज स्पाइक्स that are switched off and this can destroy the transistors and IC in the circuits। अच्छा, अब चूंकि ये कॉयल है तो कॉयल आपको पता है कि कॉयल एक इंडक्टर की तरह की चीज़ है, यानी एक कंडक्टर होता है बेसिकली ना। तो जब ये चल रहा होता है तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो जब स्विच ओपन होगा तो इसके अंदर जो वोल्टेज पैदा होते हैं उसकी पोलैरिटी चेंज होती है और वो एड अप हो जाती है सोर्स के साथ, और स्विच के क्रॉस क्या होते हैं, डबल वोल्टेज डेवलप हो जाते हैं, यानी मोर देन दी सर्किट सप्लाई वोल्टेज, डबल अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं, यानी स्विच आपका डैमेज हो सकता है। तो हम क्या करते होते हैं, ये हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा हुआ है कि हम एक फ्री व्हीलिंग डायोड यूज़ करते हैं। रिले के क्रॉस जो कॉयल होगी उसके क्रॉस एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाना है, ठीक है, ये मस्ट है। अच्छा, तो टू प्रिवेंट डैमेज यू मस्ट कनेक्ट अ प्रोटेक्शन डायोड अक्रॉस द रिले कॉयल। अच्छा जी, अब द रिले स्विच कनेक्शंस में क्या होते हैं कि कॉमन नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन जो है वो इसमें होते हैं कॉन्टैक्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉमन ऑलवेज कनेक्ट टू दिस, इट इज़ मूविंग पार्ट ऑफ द स्विच। नॉर्मली क्लोज, कॉम इज कनेक्टेड टू दिस व्हेन द रिले कॉइल इज ऑफ। नॉर्मली ओपन क्या होता है कि कॉम इज कनेक्टेड टू दिस व्हेन द रिले कॉइल इज ऑन। अच्छा जी, अब इसमें जो है आप रिले की सिलेक्शन आपने कैसे करनी है, उसका फिजिकल साइज़ और पिन अरेंजमेंट आपने चेक करना है। कॉइल का वोल्टेज उसमें आपने देखना है कि कंट्रोल का वोल्टेज क्या है, और कॉइल की रेजिस्टेंस जो है वो उसको भी आपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है करंट रेटिंग के हिसाब से। जैसे रिले का जो कॉइल करंट है वो सिंपल क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला, ओम्स लॉ लगाएं आप, तो रिले का कॉइल करंट क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज ओवर कॉइल रेजिस्टेंस, ठीक है। supply voltage over coil resistance. For example, 12 volt supply relay with a coil of 400 passes a current of 30 milliamps, ठीक है। तो ये आपने जो है वो 30 मिली एम्प्स जो है वो इसमें करंट पास होगा। तो कॉइल की रेजिस्टेंस आपने अकॉर्डिंगली इसमें इसके अकॉर्डिंगली आपने करंट की रेटिंग चूज़ कर लेनी है। अच्छा जी, फिर स्विच की रेटिंग्स इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि स्विच की रेटिंग क्या होगी, वोल्टेज एंड करंट, और फिर उसके बाद स्विच की जो कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट है, एस पी डी टी, डी पी डी टी, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपने एक रिले को जब चूज़ करना है तो इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्रोटेक्शन डायोड भी लगाना है, ठीक है। तो ये करंट फ्लोइंग थ्रू अ रिले कॉइल क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच कोलैप्सेस सडनली व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ। The sudden collapse of the magnetic field induces a brief high voltage across the relay coil, which is very likely to damage the transistors and ICs. The protection diode allows the induced voltage to drive a brief current through the coil, so the magnetic field dies away quickly rather than instantly. This prevents the induced voltage becoming high enough to cause the damage, ठीक है ना। तो जब आप इसको स्विच को ऑफ करते हो तो इसके क्रॉस क्या होते हैं, इसकी पोलैरिटी एड अप हो जाती है सप्लाई के साथ। तो लेकिन अगर आपने ये फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया होगा तो उसमें क्या होगा कि जब इसकी पोलैरिटी रिवर्स होगी तो ये फ्री व्हीलिंग डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, जिसके नतीजे में जो रिले का जो कॉयल का जो वोल्टेज होगा वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और आपका स्विच जो है वो डैमेज होने से बच जाएगा। यहाँ पे स्विच आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है, दी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड। अच्छा जी, अब इसमें हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा टाइमिंग कॉन्टैक्ट। टाइमर्स का हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है इससे पहले भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल में। टाइमर्स जो है वो हमने दो तरह के बड़े मशहूर टाइमर, एक तो रिले है ना, रिले को जब आपने कॉइल को सप्लाई देनी तो उसके कॉन्टैक्ट फ़ौरन चेंज हो जाते हैं, और जब आप सप्लाई हटाते हैं तो वो फ़ौरन चेंज हो जाते हैं एक रेगुलर रिले के अंदर। लेकिन जो टाइमर रिले होगी उसमें दो तरह के भी रिलेज आ जाएंगे, ऑन टाइम डिले और ऑफ टाइम डिले। ऑन टाइम डिले में क्या होगा कि जब आप उसको कॉइल को सप्लाई दोगे तो इसके कॉन्टैक्ट फ़ौरन चेंज नहीं होंगे,
थोड़ी देर के बाद जाके इसके कॉन्टैक्ट चेंज होंगे, ठीक है। और जब आप सप्लाई हटाओगे तो वो फ़ौरन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। अब ऑफ टाइम डिले में क्या होता है कि जब आप उसको सप्लाई देते हो कॉयल को तो उसके कॉन्टैक्ट फ़ौरन चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब उससे सप्लाई हटाओगे तो एक डिले आएगा, उसके बाद उसके कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज होंगे। यानी ऑन टाइम डिले में ऑन करते वक्त डिले आता है, ऑफ करते वक्त नहीं आता, और ऑफ टाइम डिले में ऑफ करते वक्त डिले आता है, ऑन करते वक्त नहीं आता, ठीक है। तो ये उसके सिंबल्स हैं, जिसमें ऑन टाइम डिले नॉर्मली ओपन टाइम क्लोज है, और इसी तरीके से नॉर्मली ऑन टाइम ऑन डिले है जिसमें नॉर्मली क्लोज टाइम ओपन कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट और ये नॉर्मली ओपन वाला है। इसी तरीके से ऑफ टाइम डिले है जिसमें नॉर्मली ओपन टाइम ओपन, ठीक है, नॉर्मली ओपन टाइम ओपन, और ये ऑफ टाइम डिले है जिसमें नॉर्मली क्लोज टाइम क्लोज, ठीक है। अच्छा, यानी जब आप इसको सप्लाई दोगे तो इसके कॉन्टैक्ट उसी वक्त चेंज हो जाएंगे, लेकिन जब सप्लाई हटाओगे तो कुछ टाइम के बाद ये ओपन होगा और नीचे वाला क्लोज होगा। अच्छा, इसकी अब हम टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। टाइमिंग डायग्राम में देखें आप ऑन डिले कॉयल, इसको देखें, ये कॉयल है। अब ऑन डिले में क्या होगा कि जब आपने इसको सप्लाई कॉयल को सप्लाई जब आप दोगे तो एक टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद टाइम चेंज होगा, इसके कॉन्टैक्ट चेंज होगा, ठीक है। इस टाइम के बाद इसके कॉन्टैक्ट चेंज हो रहे हैं, और जब आपने सप्लाई हटाई तो वो फ़ौरन जो है वो वापस अपनी स्टेट उन्होंने फ़ौरन चेंज कर ली। यानी जो डिले आया वो ऑन होते हुए आया, इसका डिले ये नॉर्मली ओपन का था। और नॉर्मली क्लोज का डिले कैसे आया, नॉर्मली क्लोज वाले जो है उसका भी जो स्टेट चेंज होगी एक टाइम डिले के बाद स्टेट उसकी चेंज हो रही है। तो ये है ऑन टाइम डिले। और ऑफ टाइम डिले को हम देखते हैं। ऑफ टाइम डिले में क्या होगा कि जब आपने सप्लाई दी कॉयल को तो फ़ौरन उसकी स्टेट चेंज होगी, लेकिन जब आपने सप्लाई हटाई तो कॉन्टैक्ट की स्टेट एक टाइम के बाद जो है वो चेंज होगी, यानी ऑफ टाइम डिले, यानी जब सप्लाई हटाने के बाद वो डिले स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑफ टाइम डिले। तो ये ऑन टाइम डिले और ऑफ टाइम डिले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं पीएलसीज़ में, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ट्रैफिक लाइट्स इसकी बेसिस पर हम बनाते हैं, ये हमने काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल में इसकी प्रैक्टिस भी की हुई हैं। तो इसमें जस्ट एक शॉर्ट रिवीजन है, क्योंकि आगे इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम जब हम डिज़ाइन करने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा सा हम फ़िल्टर्स के ऊपर भी आ जाते हैं कि फ़िल्टरिंग क्या चीज़ होती है। वो सिग्नल कंडीशनिंग में हम यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में हमने देखा था कि जो सेंसर से वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं वो वोल्टेजेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो उसको अगर हमने यूज़ करना है, उसको डिस्प्ले करवाना है कहीं, उसको कंट्रोल में यूज़ करना है, तो हमें उसकी सिग्नल कंडीशनिंग करनी होती है। तो उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एम्पलीफायर्स और फिल्टर्स। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फ़िल्टर्स के अंदर, जिसको हाफ पावर पॉइंट कहते हैं। यानी हाफ पावर पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जिस पे आपकी पावर हाफ रह जाती है या -3 dB रह जाती है, या आपका वोल्टेज 70% रह जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट। द हाफ पावर पॉइंट और हाफ पावर बैंडविड्थ इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द आउटपुट पावर इज ड्रॉप टू हाफ और इट्स पीक वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली -3 dB, ठीक है। इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। जैसे लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर्स, उसमें जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं उस वो वाला पॉइंट होता है आपका 3 dB पॉइंट, जिसमें आपकी पावर हाफ रह जाती है और आपका वोल्टेज 70% रह जाता है। ईसीडी के अंदर ये बड़ी डिटेल में हमने इसको कवर किया हुआ है। अच्छा जी, एम्पलीफायर्स क्या होते हैं कि एम्पलीफायर्स एंड फिल्टर्स, दिस अकर्स व्हेन द आउटपुट वोल्टेज हैज़ ड्रॉप टू 1/√2 और 0.707 यानी 70% एंड द पावर हैज़ ड्रॉप टू हाफ, ठीक है। अ बैंड पास फिल्टर विल हैव टू हाफ पावर पॉइंट्स विल्स द लो पास फिल्टर जो होगा या हाई पास फिल्टर उसका एक होगा। ये आगे हम देखेंगे इन चीज़ों को। अच्छा, फिर इसमें देखते हैं हम, जो हमने वोल्टेज या करंट के लिए एक्सप्रेशन यूज़ करना होता है वो 20 लॉग ऑफ 10 के साथ यूज़ करना है, और पावर के लिए हमने यूज़ करना है 10 लॉग ऑफ 10 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा जो है हाफ पावर पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट होगा, जो कि हम इसमें आगे फर्दर इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, एंटेनास। एंटेनास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इन एंटेनास द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ पावर पॉइंट डज नॉट रिलेट टू द फ्रीक्वेंसी, इंस्टेड इट डिस्क्राइब्स द एक्सटेंट इन स्पेस ऑफ एन बीम, एंटेना बीम, यानी उसकी एंटेना की जो बीम है उसके हिसाब से बात होती है। दी हाफ पावर पॉइंट इज द एंगल ऑफ बोथ साइड इन विच द एंटीना गेन फर्स्ट फॉल्स टू हाफ पावर फ्रॉम द पीक एंगल बिटवीन द -3 dB पॉइंट इज कॉल्ड द बीम विड्थ, जिसको हम बीम विड्थ वहाँ पे बोलेंगे एंटेनास। तो हम एंटेनास को नहीं अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम फिल्टर्स की बात कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे वापस आते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर में आपको पता है, ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर्स इस सिटी में भी हमने ये इस चीज़ को कवर करते हैं कि दो तरह के होते हैं फ़िल्टर्स इलेक्ट्रॉनिक, एक्टिव फ़िल्टर होते हैं और पैसिव फ़िल्टर। सबसे पहले पैसिव फ़िल्टर है, जो कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर से मिलकर बनते हैं, जिनमें आपका लो पास फ़िल्टर होता है,
हाई पास फिल्टर होता है, बैंड पास फिल्टर होता है और नॉच फिल्टर होता है या बैंड बैंड स्टॉप फिल्टर होता है। ये पैसिव फिल्टर इनसे मिलकर बनेंगे। अगर आप ऑप एम्प इसमें यूज़ कर लें, यानी आप क्या करेंगे, जो उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको गेन से मल्टीप्लाई अगर उसको करें तो उसको वो आपका एक्टिव फिल्टर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हम देखते हैं आज पैसिव फिल्टर्स है, एक्टिव फिल्टर। फिर एक्टिव फिल्टर में भी लो पास भी होता है, हाई पास भी होता है, बैंड पास भी होता है, बैंड स्टॉप भी होता है, और फिर हायर ऑर्डर एक्टिव फिल्टर्स होते हैं जिसको सैलन की फिल्टर्स बोलते हैं। वो भी हम आगे जाके थोड़ा सा कवर करेंगे, दो के वो ईसीडी में कवर करवाए जाते हैं, तो उनको सैलन की फिल्टर्स कहते हैं, जो कि हायर ऑर्डर एक्टिव फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं इसमें, गेन जो कि डीबी में गेन रेशियो ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट द इनपुट, और अगर उसको गेन वोल्टेज गेन में लेके जाएं तो ये आपका हो जाएगा 20 लॉग ऑफ वी आउट ओवर वी इन। ठीक है, और ये ऑलवेज आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो गेन होगी वो 0 dB का मतलब ये है कि आपकी गेन मानना है, और उसके बाद -3 dB का मतलब क्या होगा कि आपकी आपकी जो गेन है वो आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे आप खड़े हुए हैं, जिसमें आपको -3 dB आ जाएगी। तो -3 dB पॉइंट क्या होगा, सिग्नल पावर फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द गेन सिग्नल पावर इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एट -3 dB पॉइंट। अच्छा जी, एलिमिनेट अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज में आप देखें हाई पास और लो पास। उसके बाद आता है फेवर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज। इसमें आपके जो है फिल्टर्स क्या करते हैं कि आपकी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हाई पास है, लो पास है, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। फेवर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज है, बैंड पास है। उसके बाद बैंड विड्थ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज फिल्टर अलाउज टू पास, यानी बैंड विड्थ से क्या मुराद है कि जितनी फ्रीक्वेंसी रेंज फिल्टर से पास हो सकती है, ये भी आगे हम देखते हैं। अब रेडियो ट्यून इनटू अ पर्टिकुलर स्टेशन, ठीक है, तो ये भी आप उसको बैंड विड्थ इसकी ट्यूनिंग करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जी लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्या होगा कि जो लो फ्रीक्वेंसीज को पास करने देता है, जैसे ये देखें 0 से लेके आपकी यहाँ तक, इस फ्रीक्वेंसी तक जो है ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पे आपकी पावर हाफ रह गई है, यहाँ तक को वो पास कर रहा है, यानी इन फ्रीक्वेंसीज, और इससे आगे जो फ्रीक्वेंसीज हैं उस पर आपकी जो पावर है वो हाफ से भी कम हो रही है, तो इसको हम कहेंगे लो पास फिल्टर। अलाउज लो फ्रीक्वेंसीज टू पास 3 dB पॉइंट क्या होता है, -3 dB। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो है तकरीबन 1590 हर्ट्ज़ के करीब यहाँ पे आ रही है। तो इसकी बैंड विड्थ क्या होगी, तो बैंड विड्थ इसकी होगी आपकी 0 से लेके 1590 हर्ट्ज़ तक। ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसीज को ये पास कर रहा है, जिसमें इसकी जो पावर है वो हाफ हाफ रहती है, हाफ से कम नहीं होती। अच्छा, अब उसके बाद आता है हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर में क्या होगा कि उसमें आपकी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है उसके बाद आपकी गेन बढ़ना शुरू होती है, और उससे पहले आपकी गेन बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अलाउज हाई फ्रीक्वेंसीज टू पास, जो इसमें 3 dB पॉइंट -3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि 160 हर्ट्ज़ है, और इसकी अब बैंडविड्थ क्या होगी, इसकी बैंडविड्थ होगी 160 हर्ट्ज़ से लेके इन्फिनिटी तक। तो दैट इज़ अ हाई पास फिल्टर। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आता है बैंड पास फिल्टर, जिसमें आप देखें दो कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज आपकी आ गई हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी पावर हाफ है, इधर भी पावर हाफ है, इसके इन बिटवीन पावर आपकी हाफ से ज़्यादा है, तो ये आपका बैंड पास फिल्टर है। ये बैंड पास, ये हाई फ्रिक्वेंसी और ये लो फ्रिक्वेंसी। बैंडविड्थ क्या होगी कि हाई फ्रिक्वेंसी माइनस लो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी या लो ये 3 dB फ्रिक्वेंसी। अच्छा, अलाउज अ लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज टू पास 3 dB -3 dB। कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज की क्या होगी 400 टू 600 हर्ट्ज इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली। तो बैंडविड्थ क्या है 400 टू 600 हर्ट्ज। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो पीक वाली फ्रीक्वेंसी, इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे, जो कि आपकी 500 हर्ट्ज है। अच्छा जी, अब इसका सर्किट कैसे बनाते हैं, देखें जी। आरसी सर्किट से अगर आप कैपेसिटर के क्रॉस आउटपुट लेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका लो पास फिल्टर होगा। ये लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसीज को ये ग्राउंड कर देगा। ठीक है, और हाई पास फिल्टर अगर आपने बनाना तो आर एल, आप एल के क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस आउटपुट लेंगे तो इट विल बी योर हाई पास फिल्टर। ठीक है, यानी जिस पे आपकी इम्पिडेंस जो है कंपोनेंट की ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हाई हाई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर की इम्पिडेंस ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा वोल्टेज अपना क्रॉस फैच करेगा, तो इसको हम बोलते हैं हाई पास फिल्टर। और कैपेसिटर जो होता है वो लो फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा वोल्टेज अपने क्रॉस डेवलप करता है, तो इसको हम कहेंगे लो पास फिल्टर। अच्छा, अब ये देखें अगर जो है ये आपका लो पास फिल्टर है, कैपेसिटर क्रॉस आउटपुट है लो पास फिल्टर ए, और बी में आप देखें ये हाई पास फिल्टर है। ठीक है, आर एल सी आपके सीरीज़ में है इसमें। और बैंड पास फिल्टर में क्या है कि आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आउटपुट लें तो इट विल बी योर बैंड पास फिल्टर। और रेजोनेंस जब होगी तो उसमें क्या होगा कि ये दोनों फ्रिक्वेंसीज जो हैं आपकी इस ये दोनों जो इम्पिडेंसेस होती हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस रहेगी जो कि आर है। ठीक है, एक इम्पिडेंस यानी आर रह जाएगी। और बैंड स्टॉप फिल्टर में क्या होगा कि आप आउटपुट किसके क्रॉस लेते हैं, आप आउटपुट लेते हैं आपके कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस आप आउटपुट लेते हैं, दैट इज़ योर बैंड पास बैंड स्टॉप फिल्टर।
जिसको नॉच फिल्टर भी कहते हैं। अच्छा जी, ये देखें यहाँ से मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज़ योर लो पास फिल्टर, पास बैंड एंड स्टॉप बैंड। एंड देन योर हाई पास फिल्टर में क्या होगा, दिस विल बी योर पास बैंड, यानी इससे आगे ओमेगा सी से आगे और ओमेगा सी से पीछे स्टॉप बैंड है। और बैंड पास फिल्टर में क्या होगा कि ओमेगा सी वन से लेके ओमेगा सी टू के दरमियान, दैट इज़ योर बैंड पास फिल्टर। और बैंड रिजेक्ट फिल्टर में क्या होगा कि ओमेगा सी वन से लेके ओमेगा सी टू बैंड रिजेक्ट हो रहा है और इसके पीछे भी पास हो रहा है, उससे आगे भी पास हो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडियल फ़िल्टर की करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आइडियल फ़िल्टर है। प्रैक्टिकल फ़िल्टर में बहुत सारे और भी इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें हम देखें कि लो पास फिल्टर देखें आपके, ये आपका लो पास फिल्टर था लेफ़्ट पे, इसको हमने अब एक्टिव लो पास फिल्टर में चेंज किया। तो हमने एक यहाँ पे एक ऑप एम्प लगा दिया इन बफर कंडीशन, ठीक है। तो अब ये आपका क्या बन जाएगा, एक्टिव लो पास फिल्टर, ठीक है। और इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 1/RC, ओमेगा विल बी 1/RC, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं कि अगर इफ़ आर इज़ 10 किलो ओम एंड सी इज़ 0.001 माइक्रोफेरेड, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपके क्या होगी, 1/RC, ठीक है। इसी तरीके से कैलकुलेट आर फॉर अ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्स एंड सी इज़ दिस, ठीक है। इससे आप आर निकाल सकते हैं इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए। यानी तीन में से कोई दो चीज़ें आपको दी हों तो आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट आर इन फिगर फॉर अ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ 30 किलो हर्ट्स एंड सी ऑफ 0.01 माइक्रोफेरेड। अच्छा, एक इस तरह से हम एक एक्टिव लो पास फिल्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, ज़ाहिर नाम आपको डिफ़िकल्ट लगता है बट इट्स वेरी इजी टू डिज़ाइन एन एक्टिव लो पास फिल्टर। ये देखें जी, सोल्यूशन वन, यानी अगर हमें आर दी है और सी दिया हुआ है तो इसकी हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। ओमेगा क्या होगा, सिंपली 1/RC। और अगर आपने एफ़ निकालना है तो आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो एफ इज इक्वल टू 1/, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, एफ इज इक्वल टू ओमेगा/2π। तो यहाँ से आप एफ़ हर्ट्ज़ में भी निकाल सकते हैं और रेडियन पर सेकंड में भी आप अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्टिव लो पास फिल्टर में आपको सेकंड पे क्या था कि आपसे कैलकुलेट आर, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई थी और सी दिया गया था, तो आपने आर निकालनी, ठीक है। तो इसमें देखें आर इज इक्वल टू 1/2πfc, ठीक है। तो इससे आपने आर निकाल सकते हैं कि कितने रेजिस्टेंस मुझे लगानी है, यानी एक कैपेसिटर आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के अगर आप सर्किट में कम कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो आपका ये एक्टिव लो पास फिल्टर बन जाएगा विद स्पेसिफिक योर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है एक्टिव लो पास फिल्टर का डिज़ाइन प्रोसीजर क्या होगा, चूज़ द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आइदर ओमेगा सी और एफ सी, चूज़ द कैपेसिटेंस सी यूजुअली बिटवीन 0.001 माइक्रोफेरेड एंड 0.1 माइक्रोफेरेड, कैलकुलेट आर फ्रॉम 1/ओमेगा सी, आर इज इक्वल टू 1/2πfc। अच्छा जी, हाई पास फिल्टर कैसे बनाना है जी, आप रेजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट लेना है तो ये आपका हाई पास फिल्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आर के क्रॉस आउटपुट में और बफर यहाँ पे आप यूज़ कर लें, तो ये आपका हाई पास फिल्टर है। और अगेन इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकलेगी, सेम फार्मूला 1/RC या 1/2πRC, एफ में और ओमेगा निकालना है तो 1/RC। अच्छा, अब अगर आप सीरीज़ में लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को कैस्केड करें तो उससे आपका बैंड पास फिल्टर बन जाता है। ये बड़ा एक ब्यूटीफुल रिलेशन है, आप देखें ज़रा। लो पास फिल्टर क्या करेगा आपका, इस तरह की इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, और हाई पास फिल्टर का यूँ है। जब आप इनको कैस्केड करेंगे तो क्या होगा कि ये ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक बैंड पास फिल्टर जो है वो बन जाएगा। तो लो पास फिल्टर कैस्केडेड विद हाई पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, ब्लॉक फ्रीक्वेंसीज दैट आर टू हाई, एंड ब्लॉक हाई पास फिल्टर क्या करेगा, ब्लॉक फ्रीक्वेंसीज दैट आर टू लो। तो इसको अगर आप सीरीज़ में लगा दोगे तो ये बैंड पास बन जाएगा, और अगर इसको आप पैरेलल में लगा दोगे तो ये बैंड स्टॉप बन जाएगा। ये आगे हम देखेंगे। ये देखें, जिसमें आपने लो पास और हाई पास को सीरीज़ में लगाया तो ये आपका बैंड पास फिल्टर, उसकी बैंडविड्थ क्या होगी, FC2 माइनस FC1। अच्छा, अब इसी तरीके से आपको जैसे ये आपको आपके सामने शो हो रहा है, ये आपका लो पास फिल्टर है, ठीक है। और ये आपका हाई पास फिल्टर है। इन दोनों को आपने क्या किया, सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और सीरीज़ में कनेक्शन की वजह से अब ये टोटल आपका सेकंड ऑर्डर टाइप का फ़िल्टर बन गया। ये फर्स्ट ऑर्डर दोनों को सीरीज़ में लगाया तो ये सेकंड ऑर्डर फ़िल्टर आपका बन गया, सेकंड ऑर्डर फ़िल्टर। और सेकंड ऑर्डर फ़िल्टर की आप जो है इसमें इसकी जो है दो फ्रीक्वेंसीज़ आप निकाल सकते हैं। इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ आप यहाँ से निकालोगे इन आर और सी, R1 C1 से, और जो आपकी है लोअर फ्रीक्वेंसी वो आप निकालोगे R2 और C2 से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। Find the type and order of the filter of the first stage and calculate the cutoff frequency. Find the type and order of the filter of the second stage. Calculate the cutoff frequency. Find the bandwidth
of the band pass filter. What is the order of the band pass filter? अच्छा जी, पहले क्या थे, फर्स्ट स्टेज इज़ लो पास फिल्टर, उसमें आपने एफ सी एल निकाल ली 1/2 पाई आर सी, जो कि 31.2 किलो हर्ट्ज़ आती है, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका R1C1 आपने यूज़ करना है, ठीक है, 510 पिको फैरेड एंड 10 किलो ओम। उसके बाद आपका सेकंड जो है टाइप आपका है, ये आपका हाई पास फिल्टर है, इसमें 1/2 पाई आर सी निकालें, जिसमें आपका 10 किलो ओम और ये 15.8 नैनो फैरेड है, ठीक है। तो ये इसको आप 1 किलो हर्ट्ज़ आ गया, ठीक है। 1 किलो हर्ट्ज़ आपकी हाई पास वाले की आ गई और 31 आपकी लो पास वाली। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ आपकी कितनी आ जाएगी, 31 माइनस 1, दैट इज़ 30 किलो हर्ट्ज़, यानी 1 किलो हर्ट्ज़ से लेकर 31 किलो हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसीज़ को ये पास करेगा। और इसका जो ऑर्डर होगा इस वाले का, ये जो कैस्केड आपने किया, ये सेकंड ऑर्डर का आपका फ़िल्टर बन जाएगा। ये हायर ऑर्डर फिल्टर्स नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम थोड़ा सा इसको कवर कर लेंगे, जिसमें सैलन की फ़िल्टर का डिज़ाइन भी आ जाएगा। तो इस लेक्चर में जो है अभी सिर्फ हम बेसिक्स की तरफ ही हिट कर रहे हैं, बेसिक्स को ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, अब अगर आप दो पैरेलल में लगा दें, हाई पास और लो पास, तो ये आपका बैंड स्टॉप फिल्टर बन जाएगा। ये देखें, जो लो पास फिल्टर है ये उसका स्पेक्ट्रम आ गया और ये हाई पास का आ गया, दोनों को आप पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि आपका इन फ्रिक्वेंसीज़ को भी पास कर रहा है और हाई वाली को भी पास कर रहा है, और ये बीच में सेंटर वाली जो है बैंड की ये बस पास नहीं हो पा रही, तो इसको हम कहेंगे बैंड स्टॉप फिल्टर, जो कि अगर आप हाई पास और लो पास को पैरेलल में लगा देंगे, ठीक है, हाई पास लो पास को सीरीज़ में लगा देंगे तो बैंड बैंड पास, और अगर हाई पास लो पास को आप पैरेलल में लगा दो, ट्राई कर सकते हैं। ये देखें, जैसे इसमें आपका, ठीक है, ये आपका लो पास फिल्टर हो गया, दैट इज़ योर एक्टिव लो पास, एंड नीचे वाला आपका एक्टिव हाई पास। इन दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट करके आगे समिंग एम्पलीफायर यूज़ कर लिया। हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले कि समिंग एम्पलीफायर कैसे काम करता है। तो ये आपका जो है वो बैंड स्टॉप फिल्टर जो है इसमें बन गया, और इसकी आप गेन को वेरी कर सकते हैं थ्रू दी सिलेक्शन ऑफ द रजिस्टर वैल्यूज़। अच्छा, फाइनली आज के टॉपिक में हम थोड़ा सा गेट्स को भी रिवाइज कर लें कि गेट्स हमने बहुत ज़्यादा इससे पहले पढ़े हुए हैं अपनी डबल के अंदर। हमने डीएलडी में सबसे ज़्यादा इनको डिस्कस किया था, जिसमें एंड गेट होता है। एंड गेट में क्या होता है कि हम ट्रुथ टेबल भी देख लेते हैं कि जिसमें ए बी यानी वाई इज इक्वल टू ए बी ए डॉट बी, यानी आपकी आउटपुट वन होगी जब सारी इनपुट्स वन होती हैं, अदरवाइज इसकी जो आउटपुट होती है वो ज़ीरो होती है। तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ योर स्ट्रिक्ट गेट। उसके बाद और गेट आता है, और गेट में ये होता है कि आउटपुट आउटपुट आपकी वन हो जाएगी जब आपकी कोई भी आपकी इनपुट वन हो जाए तो आपकी आउटपुट वन हो जाएगी, और आउटपुट ज़ीरो तब होगी जब आपकी सारी इनपुट्स ज़ीरो हों। नेक्स्ट आपका आता है नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है कि ये इन्वर्ट कर देता है, जो भी इनपुट पे बिट होगी उसको इन्वर्ट करेगा, वन को ज़ीरो कर देगा, वन को ज़ीरो कर देगा और ज़ीरो को वन कर देगा। उसके बाद आपके जो है वो जो है एक नैंड गेट होता है और नॉर गेट होता है, यानी एंड के आगे नैंड गेट और उसके बाद नॉर गेट, ठीक है। नैंड गेट और नॉट गेट, ये दोनों आपके जो है वो, यानी आप इन्वर्टर यूज़ कर लें एंड और के बाद, ठीक है। तो आपके नैंड और नॉट गेट्स बन जाएंगे, और ये यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। यूनिवर्सल, ये सारी चीज़ें हमने डीएलडी में से पहले डिस्कस की हुई, मेरे लेक्चर्स डीएलडी के भी अवेलेबल हैं, अगर आपको बहुत डिटेल में इनको करना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके लॉजिक की, और ये आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए कि नैंड गेट, एंड और नॉट, नैंड, नॉर, और इसके बाद एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ये बेसिक आपके सर्किट्स होते हैं। अच्छा, एक नैंड गेट से आप इन्वर्टर भी बना सकते हैं, दोनों इनपुट्स को कॉमन कर देंगे तो ये का ए बार बन जाएगा, और या आप वन कर दें तो ए डॉट वन का बार, दैट विल बी योर ए बार। अच्छा, उसके बाद देखें, ये नैंड गेट आपका आ गया। नैंड गेट में क्या होगा कि आपकी आउटपुट वन होगी फॉर ऑल योर इनपुट कम्बिनेशन एक्सेप्ट जब दोनों इनपुट्स वन होंगी, यानी एंड का बिल्कुल उलट आपका जो है वो नैंड बन जाएगा, और का बिल्कुल उलट आपका नॉर गेट जो है वो इसमें बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है आपका एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट में जो है आपकी आउटपुट वन कब होगी, जब दोनों इनपुट्स, अगर दो इनपुट्स की मैं बात करूँ, दोनों इनपुट दोनों डिसिमिलर होंगी, यानी दोनों डिफरेंट होंगी, 0 1 1 1 0 1। और अगर आपके इनपुट से दो से ज़्यादा हों, यानी तीन इनपुट्स हों, तो इसमें हम कहते हैं ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स, यानी अगर आपकी नंबर ऑफ वन ऑड होंगे तो आपकी आउटपुट वन होगी, इवन के केस में आपकी आउटपुट ज़ीरो हो जाती है। इसी तरह से एक्सक्लूसिव जो नॉर होगा उसमें आप उसको इन्वर्ट कर देंगे, यानी इसको एक्सक्लूसिव और कुछ और एक्सक्लूसिव एक्स एक्स नॉर, यानी एक्स नॉर में क्या होगा, ई नॉर के अंदर आपके एक्सक्लूसिव और को आप इन्वर्ट कर देंगे, यानी इस दो के केस में क्या होगा कि जब आपकी
दोनों इनपुट्स सिमिलर होंगी तो आउटपुट 1 आएगी, जब दोनों इनपुट सिमिलर ना हो तो आपके आउटपुट 0 हो जाएगी। तो ये दिस वाज बेसिक रिव्यू ऑफ योर गेट्स, जिसमें आपका एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है, एक्सक्लूसिव आपका एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स शामिल हैं, ठीक है। और एंड, और नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर और नॉट गेट्स, ठीक है। तो दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिक डेवलपमेंट, और ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स जो हैं उसमें जो जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो इनमें से हम कोई ना कोई लॉजिक यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जो है आपका ट्रुथ टेबल आपको फाइनली शो कर रहा है। ट्रुथ टेबल क्या होता है कि जो आपकी आउटपुट बताता है फॉर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ योर इनपुट। अगर 2 इनपुट होंगे तो 2 आपकी कॉम्बिनेशन आएंगे, अगर 3 इनपुट होंगे तो 2 और अगर 4 इनपुट्स होंगे तो 2 आपका जो है वो कॉम्बिनेशन आएगी इसके अंदर। अगेन आप डीएलडी के लेक्चर्स मेरे रेफ़र कर सकते हैं, उसमें मैंने ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। और आपकी डीएलडी बहुत इंपॉर्टेंट है पीएलसीज़ के अंदर। और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन, देखिए ऑटोमेशन इज़ कपल्ड विद योर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड दैट इज़ कपल्ड विद योर कंट्रोल सिस्टम एंड दैट इज़ कपल्ड विद योर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और उसमें जो डीएलडी है दैट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग अगर आपने लेटर में करनी है तो आपको डीएलडी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। डीएलडी के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स जो है वो इसके अंदर यूज़ होते हैं, तो आप डीएलडी के लेक्चर्स को एक बार आई वुड रिकमेंड कि एक बार उसको रिवाइज भी कर लें। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।